हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आज हम बात करेंगे इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में। आप लोग बहुत दिनों से सोशल मीडिया और विभिन्न न्यूज़ चैनलों पर यह खबर देख रहे होंगे। आज हम उसी युद्ध के बारे में बात करेंगे और कुछ ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो कि कहीं न कहीं हमारे और आपके मन में कभी न कभी ज़रूर आता हो। आइए सबसे पहले हम जानते हैं इस लड़ाई के घटनाक्रम पे। 2023 को अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर एक अभूतपूर्व हमला किया। बहुत ही एकजुट तरीके से हमला किया, जो कि इससे पहले इजराइल ने हाल फिलहाल में नहीं देखा था। उसने हवाई, जमीन और समुद्र तीनों के रास्ते इजराइल में एक साथ घुसपैठ किया। इस हमले में उसने पैराग्लाइडर और मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया। इजराइल का सीमा, जिसे अभेद्य माना जाता है, उसको तोड़ते हुए आतंकियों ने इजराइल में प्रवेश किया और 1200 के करीब लगभग नागरिकों को मारा और लगभग 250 के आसपास नागरिकों को अपने साथ बंधक बना करके ले गए। क्योंकि उस दिन छुट्टी का दिन था और एक म्यूजिक फेस्टिवल समारोह चल रहा था। लोगों की बहुत अच्छी खासी भीड़ थी और आतंकवादी हमेशा उसी जगह का चयन करते हैं हमले के लिए जहां पर लोगों की भीड़ हो। हालांकि इस हमले के कुछ देर बाद ही इजरायली डिफेंस फोर्स त्वरित कार्रवाई के दौरान 100 से ज़्यादा आतंकियों को तुरंत ही मार गिराया। लेकिन फिर भी आतंकवादी कुछ 200-250 के आसपास इजरायली नागरिकों को अपने साथ बंधक के रूप में गाजा पट्टी ले जाने में कामयाब हो गए। जब इस युद्ध का 40-45 दिन हो गया तो बीच में 4-5 दिनों के लिए सीज फायर भी हुआ था। सीज फायर मतलब युद्ध विराम, और यह युद्ध विराम कतर के मध्यस्थता के दौरान हुआ। अमेरिका के प्रयास से और कतर इसमें मध्यस्थता की भूमिका निभाया। इजराइल और हमास के बीच यह समझौता हुआ कि इजराइल के जेलों में जो फ़लस्तीनी नागरिक किसी न किसी अपराध में जेल में बंद हैं, उनको 150 फ़लस्तीनी नागरिकों को इजराइल रिहा करेगा और बदले में हमास को 50 इजरायली नागरिक को जो बंधक बना के ले गया था उससे रिहा करना पड़ेगा। हालांकि इजराइल सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि जब तक हमास का समूल नाश नहीं कर दिया जाता है, उसका खात्मा नहीं कर दिया जाता है, तब तक यह जंग जारी रहेगी और इजराइल के सभी नागरिकों को जो बंधक हैं उनको वापसी उसका सुनिश्चित नहीं हो जाता है, तब तक यह जंग जारी रहेगी। जंग अभी भी चल रही है और आगे देखने वाली बात होगी कि जंग का परिणाम क्या होता है। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमास का अगर खात्मा हो भी गया तो फिर गाजा पट्टी पर शासन कौन करेगा। आप जो इस तस्वीरों में जो देख सकते हैं, यह पूरा इलाका गाजा पट्टी का है और यहाँ पर हमास का शासन चलता है। अब और हमास आतंकवादी संगठन की श्रेणी में इजराइल इसको रखता है और जब इसका खात्मा हो जाएगा तो फिर चूँकि ये फ़लस्तीन के अधीन आता है क्षेत्र, मगर फ़लस्तीनी प्राधिकरण का इस पर प्रशासन नहीं चलता है। इस पर अभी तक हमास का प्रशासन चलता था। लेकिन आज हम इस लड़ाई से संबंधित कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हम और आप बात करेंगे। सबसे पहला मुद्दा है कि इस युद्ध में भारत सरकार को क्या स्टैंड लेना चाहिए। आप लोग एक बात जानते होंगे कि भारत के बहुत लाखों की संख्या में, लाखों की तादाद में नागरिक हैं जो कि खाड़ी देशों, मतलब गल्फ कंट्री जितने भी मुस्लिम हैं, सऊदी अरब, कतर, ईरान, यहाँ पर काम करने जाते हैं और वो लोग जो वहाँ पर रुपया कमाते हैं तो वो अपने परिवारों को रुपया भेजते हैं और उसी रुपया को विदेशी मुद्रा में, जो विदेशी मुद्रा भंडार हर देश का अपना अपना होता है, उसी से विदेशी मुद्रा भंडार में इजाफा होता है और जीडीपी में एक बहुत बड़ा योगदान विदेशी मुद्रा भंडार का भी रहता है। इसीलिए शायद भारत सरकार इस मुद्दे पर बहुत सोच समझ के चल रही है और मुस्लिम देशों के सहानुभूति पाने के लिए ही शायद मोदी सरकार ने गाजा पट्टी में जो आम जनता है उस तक राहत सामग्रियां और दवाइयां, भोजन इत्यादि सामग्री भेजी है। लेकिन भारत सरकार को एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए कि यही इजराइल है जिसने कारगिल युद्ध में भारत का बहुत मजबूती के साथ दिया था। भारत के साथ खड़ा हुआ था इजराइल, और न सिर्फ खड़ा हुआ था सैद्धांतिक तरीके से, बल्कि सैन्य साजो सामान से भी भरपूर मदद किया और जिसके बलबूते हम लोग बहुत कम समय में ही करगिल युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटा दिए थे। तो इस बात का भी हम लोगों को ध्यान रखना होगा, कहीं अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी ये ना समझे कि भारत अपने स्वार्थ के चक्कर में जो इसका मित्र है उन लोगों को भी ये ताक पर रख देता है। तो बहुत, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय छवि भी खराब ना हो भारत की। कूटनीतिक तरीके से भारत को इस मुद्दे पे सोच समझ के चलना होगा। और दूसरा, हम चलते हैं दूसरे मुद्दे पर। दूसरा मुद्दा यह है कि क्या भारत भी अपने भविष्य में इस तरह के हमला से निपटने में क्या सक्षम है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इजराइल एक बहुत ही टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उन्नत देश है और इजराइल का जो सीमा है उसे बहुत ही अभेद्य माना जाता है।
मगर फिर भी आतंकवादी उसे भी तोड़ने में कामयाब हो गए। इजराइल के सीमा आयरन डोम एक हवाई रक्षा प्रणाली है जो कि उसके हवाई सीमा को अभेद बनाती है। इजराइल का सुरक्षा कवच कहा गया है आयरन डोम को। यह मिसाइल और रॉकेटों से इजराइल का रक्षा करती है। लेकिन इस हमले में हमास ने लगातार हजारों रॉकेट दागे और कहीं न कहीं थोड़ा सा ही 10-15% ही आयरन डोम उस मिसाइल हमले को रोकने में असक्षम साबित हुआ। मतलब 100 में 5-10 रॉकेट इजराइल में आखिरकार गिर ही गया, जिसमें से कुछ नागरिकों की जानें भी गई। तो भारत को ये सोचना होगा कि जब इजराइल ऐसा शक्तिशाली क्षेत्र है कहीं न कहीं पस्त हो सकता है, तो फिर भारत को भी विभिन्न मोर्चों पर अपना सुरक्षा कितना मजबूत करना होगा, इस बात का ध्यान रखना होगा। और यह हमला अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को भी यह सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि आतंकवादी संगठन जो हैं दिन प्रतिदिन अपने आप को वो टेक्नोलॉजी से लैस करते जा रहे हैं। तो ऐसे में सभी सेनाओं को, सभी देश की सेनाओं को अब यह फ़र्ज बन जाता है, यह ज़रूरत बन जाता है कि वो भी खुद को टेक्नोलॉजी से अपग्रेड करें। और ख़ास करके जब यह बात भारत पे आती है तो भारत के लिए कुछ स्थितियां और क्रिटिकल हो जाती है, क्योंकि आपको पता होगा कि जब अगर चीन से हमारा युद्ध होगा तो पाकिस्तान, और अगर पाकिस्तान से होगा तो चीन ऑटोमेटिक युद्ध के लिए हमारे आगे आ जाएगा। भारत को 2 मोर्चे पे लड़ाई एक साथ लड़नी पड़ सकती है। और साथ ही देश के अंदर वो असामाजिक तत्व जो नागरिक हैं, जो कि भारतीय सेना पे पत्थरबाजी करते हैं, वो जिहाद का जो नारा लगाते हैं, वो भी चुप नहीं बैठेंगे। जब भारतीय सेना इन दोनों देशों से लड़ रही होगी तो ये भी भारतीय सेना को डिस्टर्ब करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है कि देश को ये गृह युद्ध में झोंक दे। उस समय हमको और आपको सभी को इस स्थिति से निपटने के लिए सक्षम रहना होगा। इसलिए भारत सरकार को इस वक्त भारतीय सेना को जितना हो सके टेक्नोलॉजी से लैस करना चाहिए, उससे उन्नत करना चाहिए। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जो कि धर्म और मजहब के नाम पे है। देखा गया है इस युद्ध में कि एक जो 56 या 57 देशों का एक संगठन है, OIC, इस्लामिक देशों का समूह है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म है। उन सदस्य देशों में बहुत ज़बरदस्त एकता देखी गई। उन्होंने हमास जो कि मुस्लिम आतंकी संगठन है, आंख मूंद करके सब ने एक स्वर में उसका समर्थन किया, सिर्फ इसलिए कि हमास एक मुस्लिम आतंकी संगठन है। इन मुस्लिम देशों में एक देश है ईरान, उसने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए हमास के आतंकवादियों का पीठ थपथपाया, उसकी हौसला अफजाई की। और बहुत सारे तथ्यों से पता भी चलता है कि हमास को जो सैन्य सामान जो मिलता है, रॉकेट, चाहे जो भी रॉकेट लॉन्चर, मिसाइल जो आपूर्ति की जाती है, वो ईरान में ही बनती है। इस बात के बहुत पुख्ता सबूत इजराइल हमेशा इस बात को कहते आया है और इसके पुख्ता सबूत भी मिले हैं। ऐसे में यह बात एक चीज़ और सोचने पर हमें मजबूर कर देती है कि क्या इन देशों के लिए मजहब मानवता से ऊपर बढ़ करके है। जो लोग ये कहते हैं कि भारत में ये कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता है, वो बुद्धिजीवी, वो तथाकथित बुद्धिजीवी इस घटना को देखे कि 57 देश सिर्फ और सिर्फ मजहब के नाम पर एक हो गए हैं और उसने एक मुस्लिम आतंकी संगठन का साथ दिया। क्यों? क्योंकि वो आतंकी संगठन एक मुस्लिम आतंकी संगठन है। तो यहाँ खेल मजहब का भी है। लोग कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, बिल्कुल सिखाता है। मजहब ही सिखाता है सभी देशों को एक साथ है OIC के मंच पे एक साथ सम्मिलित होकर के हमास जैसे आतंकियों के समर्थन में अपना आवाज़ बुलंद करना, यह मजहब ही सिखाता है। इसलिए भारत सरकार को भारतीय सेना को मजबूत करने के लिए हर संभव कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि खतरा हमें बाहरी मोर्चे पर भी है और आंतरिक मोर्चे पर भी है। बाहरी मोर्चे पर तो हमारी भारतीय सेना लड़ लेगी, लेकिन आंतरिक मोर्चे पर हमको और आपको ही उन दंगाइयों से निपटना होगा। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि हर तैयारियां भारत सरकार और भारतीय सेना की ही जिम्मेदारी समझ के आंख मूंदने में भलाई नहीं है। कुछ तैयारियां हमको और आपको भी करनी है, क्योंकि कहा भी गया है कि जो इंसान खुद की मदद नहीं कर सकता है उसकी मदद ईश्वर भी नहीं करते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। कैसा लगा हमारा यह वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।